नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया विल हिंदी और मैं हूं दिलीप खान। मरहूम अरुण जेटली जब यूपीए 2 की सरकार थी उस वक्त में एक बहुत पॉपुलर एक शब्द बोला करते थे, एक टर्मिनोलॉजी बोला करते थे और वो टर्मिनोलॉजी थी पॉलिसी पैरालिसिस। हर बात पे उस समय यूपीए 2 को घेरने के लिए एनडीए के तमाम नेता जब अरुण जेटली इस बात को कहा करते थे तो रविशंकर प्रसाद समेत कई नेता जो उस वक्त अपोजिशन में थे तालियां बजाया करते थे, प्रशंसा किया करते थे और यूपीए 2 को घेरा करते थे। इस वक्त अब जेटली साहब नहीं हैं, लेकिन तमाम जो नेता उस वक्त में ओपोजिशन में थे वो अब सरकार में हैं, मंत्री हैं। और अभी जो कोरोना वायरस को लेकर जो सरकार की नीतियों को अगर आप देखें, जो शुरू से लेकर अब तक जो मोदी सरकार जो जिन नीतियों के जरिए आगे बढ़ना चाहती है, तो उस वक्त जो अपोजिशन के बतौर अपोजिशन जब यूपीए 2 सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा था, तो उन्हीं बात को अगर इस सरकार के फ्रेम में देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार खुद उसी जुमले में फंस रही है जो जुमला कभी एक ज़माने में यूपीए 2 के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल के साथ अपनी बात मैं आज आपके सामने रखूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह कोरोना वायरस के बाद मोदी सरकार ने जो नीतियां बनाई, उन नीतियों को जिस तरह लागू करने का ऐलान किया, उन नीतियों पर जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की और फिर समय रहते रहते और धीरे धीरे जब वक्त गुजरा तो क्या उन नीतियों से जो लक्ष्य बनाए गए थे, जो टारगेट बनाया गया था, क्या वो अचीव हुए या फिर उन नीतियों को हालात के मुताबिक बदल दिया गया या फिर कई बार जो लक्ष्य थे उसके ऑपोजिट काम करना शुरू किया गया। अभी मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आज जितने राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जो यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री हैं उन सब के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। उस बैठक में कमोवेश इस बात पर बातचीत चल रही है कि तीसरा लॉकडाउन खत्म करने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए, क्या रास्ता सुझाया जाए। उसमें राज्य सरकारों से जो सलाह मशविरा है वो सलाह मशविरा की जा रही है। तो हम उस पर आज बात नहीं करेंगे। मैं बात इस बैठक से पहले कि अब तक का जो सफर है लॉकडाउन के बाद, उसमें जो ताज़ा फैसला है, सबसे ताज़ा फैसला ट्रेन को चालू करने का और कई तरह के रिलैक्सेशन का, मैं आज उस पर बात करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या सरकार जो पहले दिन जो 24 मार्च को जो 21 दिन का लॉकडाउन किया था, उसके बाद 2 बार लॉकडाउन बढ़ाया गया, उस दौरान जो सरकार के लक्ष्य थे, क्या उन लक्ष्य के उलट अब सरकार कुछ काम कर रही है। तो मैं बातचीत शुरू करूं इससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएं। कल मोदी सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण ऐलान हुआ। इनफैक्ट 2 ऐलान हुए और दोनों ऐलान ट्रेन से जुड़े हुए ऐलान हैं। पहला ऐलान ये कि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है जिसमें सरकार ये लगातार दावा कर रही है कि जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर हैं उनको किसी भी कीमत पे सुविधा देते हुए अपने अपने राज्यों में भेजा जाएगा। इस पर जब बड़ा विवाद शुरू हुआ, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जब ट्वीट किया कि मजदूरों से पैसा वसूला जा रहा है, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक अजीब तरह का आंकड़ा पेश किया गया जिसमें कहा गया कि 85% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। हालांकि इस पर मैं एक विस्तार से लाइव कर चुका हूं, लेकिन उसके बाद जो रेल मिनिस्टर है, रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने 2-3 ट्वीट किए। ट्वीट के बाद रेल मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया, 2 अलग अलग नोटिफिकेशन, श्रमिक एक्सप्रेस के लिए अलग और जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है उसके लिए अलग। तो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन चलाने की जो बात है उसमें यह कहा गया है कि 7 दिन पहले से आज शाम 4 बजे से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे उसकी बुकिंग शुरू हुई। ये अलग बात है कि वेबसाइट जल्दी क्रैश हो गई और उसके बाद 6 बजे तक वो वेबसाइट बंद रही। 6 बजे के बाद ओपन हुई कि नहीं मैं एक बार चेक नहीं कर पाया उसके बाद, लेकिन उसमें जो मुख्य बातें बताई गई मैं पहले संक्षेप में वो सब बता दूं, उसके बाद आएंगे मुख्य मुद्दे पे। ये बताया गया है कि 7 दिन पहले से आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, 7 दिन के बाद का रिजर्वेशन आप नहीं कर सकते। आप कैंसिल कर सकते हैं 24 घंटे पहले 50% पैसा, यानी आधा पैसा अगर आप कैंसिल कराते हैं तो आपका खत्म हो जाएगा, यानी आधे पैसे ही रिटर्न में आपको मिलेंगे। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो ट्रेन है वो नॉन एसी कोच नहीं चलाई जाएंगे, 3rd एसी, 2nd एसी और 1st एसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्पेशल ट्रेन है ये सब भी। उसके बाद इसमें आप खाना खुद ले जाइए, पेंट्री कार अवेलेबल नहीं होगी। उसके साथ साथ जो ट्रेन में चूंकि एसी कोच है तो आमतौर पे पहले चादर, तकिए और कंबल दिया जाता था, पर्दे लगे होते थे, ये सब अभी लगे नहीं होंगे। ये सब सुविधाएं नहीं दी जाएंगी क्योंकि ये माना जाता है कि कोरोना वायरस उस कंबल पे, उस चादर पे
अटक सकता है, रह सकता है, जिससे दूसरे पैसेंजर को कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। ये सरकार की एक तरह की समझदारी है जो इस पूरे फैसले में नजर आ रही है। उसके बाद ये भी है कि जो इसका भाड़ा होगा, किराया होगा, वो किराया जो राजधानी ट्रेन है उसके बराबर का किराया होगा। साथ ही कोई भी आरएसी या वेटिंग इस तरह की जो टिकट पहले लोग चढ़ जाया करते थे वो अब नहीं चढ़ पाएंगे। जिनका कंफर्म टिकट है वही रेलवे स्टेशन में दाखिल भी हो पाएंगे। 90 मिनट पहले, जैसे कि मान लीजिए आप फ्लाइट पकड़ने पहले जाते थे, 90 मिनट पहले आपको स्टेशन पहुंचना पड़ेगा ताकि जो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग है वो स्क्रीनिंग पूरी हो पाए और फिर आप जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन पे उतरने के बाद भी आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सरकार ने ये ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो करंट बुकिंग, तत्काल बुकिंग, प्रीमियर तत्काल बुकिंग, ये सब इसमें लागू नहीं होगी। उसके बाद उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो ट्रेन है, ट्रेन तो फुल कैपेसिटी में चलेगी और ये बात दोनों ट्रेनों के लिए लागू होती है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए भी और जो अभी ये जो पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही, जो हमारे आपके या कोई भी लोग अगर जाना चाहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उनके लिए जो 15 अलग अलग रूटों पे जो ट्रेन चलाई जा रही है, उन ट्रेनों में फुल कैपेसिटी के साथ चलेगी, यानी कोई भी बर्थ खाली नहीं रहेगा। उसके बावजूद ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन पे भी, प्लेटफॉर्म पे भी और रेलवे कोच में भी। ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है। आपको याद होगा कि जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी 1 मई से, मजदूर दिवस के दिन से पहली ट्रेन चलनी शुरू हुई थी और उससे पहले 22 मार्च से लेकर 1 मई तक देश में जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी आवाजाही पूरी तरह बंद थी। तो जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी तो उसमें आमतौर पे जो 72 बर्थ होते हैं, उन 72 बर्थों में से सिर्फ 54 बर्थों पे मजदूरों को अलॉट की गई सीटें, और ये कहा गया है कि जो सीटें मिडिल बर्थ खाली रखी गई है वो इसलिए खाली रखी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के करीब ना आ पाए। ये जो अभी आइडिया था, इस आइडिया को अभी 10 दिन 11 दिन हुए हैं। 1 मई से यह लागू हुआ था जिसमें तय किया गया था मिडिल बर्थ खाली रहेगा और 54 सीटें ही भरी जाएंगी, 54 बर्थ ही भरे जाएंगे। 10 दिन बाद उस फैसले को पलट दिया मोदी सरकार ने। तो जो अभी के जो नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा रेलवे कोच के अंदर में, ये समझदारी जो 10 दिन पहले मोदी सरकार की थी मिडिल बर्थ खत्म करने की, अब मान लीजिए मिडिल बर्थ पे कोई व्यक्ति बैठा है, चाहे वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन में हो चाहे वो नॉर्मल ट्रेन में जो एसी ट्रेन चलाई जा रही है, उसमें अगर 3 बर्थ, मान लीजिए जो थर्ड एसी की मैं बात कर रहा हूँ, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ और लोअर बर्थ, अब या तो लोअर बर्थ में तो दिन रात लोग बैठ नहीं सकते, बैठेंगे तो तीनों लोग बैठेंगे एक नीचे वाली बर्थ पे। तो ये जो अभी सरकार लगातार ये दावा कर रही है, आज की मीटिंग में भी ये बात उठ रही है जब सीएम्स के साथ मीटिंग चल रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, कि 2 गज की दूरी मेंटेन करो। तो क्या 2-2 गज की दूरी एक बर्थ पे 3 लोगों के बीच मेंटेन हो सकती है? या फिर सरकार अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो चाहे वो रेलवे का मामला हो चाहे इंडस्ट्री को खोलने का मामला हो, उस क्राइसिस में सरकार 10 दिन पहले 15 दिन पहले जो अपनी नीति थी, जिन नीतियों के सहारे वो अभी कुछ समय तक आगे बढ़ना चाहती थी, क्या उन नीतियों को पलट दे रही है? क्या अब सरकार इस मोड में आ गई है कि चाहे कोरोना वायरस का जो ये पूरा मामला है, वो रोज रोज आप देख रहे होंगे कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। हर दिन जो 24 घंटे में नए मामले सामने आ रहे हैं, वो 24 घंटे के मामले पिछले कई दिनों के मामलों से ज्यादा नजर आने लगे हैं। क्या इसके बाद सरकार ये मान बैठी है कि लॉकडाउन के इतने दिनों बाद भी, तीसरा लॉकडाउन लागू होने के बावजूद ये जो संख्या नहीं गिर रही है, तो सरकार की क्या ये समझदारी बन गई है अब कि लॉकडाउन ये कोरोना वायरस में ही हमें जीना पड़ेगा? जैसा कि कई जानकार बता रहे हैं कि अब कोरोना वायरस इस मुल्क की, इस दुनिया की सच्चाई है और हमें डील करना पड़ेगा, इस वायरस के सहारे जीना पड़ेगा और अपनी लाइफस्टाइल को उस मुताबिक ढालना पड़ेगा। तो क्या ये जो हर्ड इम्यूनिटी की बात लगातार या बार बार कही जा रही थी कि धीरे धीरे पहले मजदूरों को ट्रेन के जरिए, शुरू में मजदूरों को आपने जाने नहीं दिया, सरकार ने ये कहा कि जो जहां है वहीं रहे। पहले लॉकडाउन के 2 दिनों बाद जब अफरा तफरी मची, उसके बाद कुछ मजदूरों को स्पेशल बसों के जरिए अपने अपने राज्यों को के लिए रवाना किया गया। उसके बाद महीनों तक 1 महीने से ज्यादा समय तक मजदूरों को कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं दी गई, ट्रेनें नहीं चलाई गई, इक्के दुक्की बसों की आवाजाही हुई।
लेकिन ट्रेन शुरू हुई 1 मई से। 1 मई के बाद मजदूरों को ट्रेन से रवाना किया गया। उसके बाद 10 दिन के बाद अब आम लोगों के लिए ट्रेन की बुकिंग खोल दी गई है। तो क्या धीरे धीरे सरकार ये ट्रायल मोड में जा रही है कि हम देखते हैं कि जब लोग नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, मजदूरों में पहले टेस्टिंग हुई, उसके बाद अब आम लोगों पे टेस्टिंग हो रही है कि क्या कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ज़्यादा अगर फैल भी जाता है, जो भी लगातार ये सामने आ रहा है कि माइल्ड संक्रमण वाले या कम संक्रमण वाले या बिना लक्षण वाले, जिनमें लक्षण कम दिख रहा है, ऐसे लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिनमें बहुत टेम्परेचर नहीं दिख रहा है, जिनमें कोरोना वायरस की लक्षण है, वो असिम्टोमेटिक या लोअर सिम्टोमेटिक जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और वो स्वस्थ हो रहे हैं। सरकार के पास ये भी डेटा आ रहा है कि जो ठीक होने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो क्या ये हर्ड इम्यूनिटी जो डेवलप करने की बात बार बार कही जा रही थी, उसकी तरफ ये प्रयोग है एक, और सरकार धीरे धीरे फिर जो इकोनॉमी का प्रेशर है उस प्रेशर के जरिए, उस प्रेशर की बदौलत, उसकी वजह से अब सब कुछ को नॉर्मल कर देना चाहती है। क्या उसी प्रेशर की वजह से अभी विशाखापट्टनम में जो गैस लीक की घटना हुई, उसके बाद इंडस्ट्री के लिए सरकार को अलग से गाइडलाइन जारी करनी पड़ी कि आप कैसे इंडस्ट्री को खोलें, कैसे 1 हफ्ते का आप ट्रायल फेज रखें और क्या करें क्या ना करें। अब ये जो ट्रेन चलाई जाएगी, ये जो नॉर्मल अभी जो ट्रेनों की आवाजाही होगी, मैं उसमें 2-3 बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि मसलन जो भारत में जो एक टेंडेंसी है लोगों की भी कि अगर ट्रेन रुक गई रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले या कई बार रोक भी दी जाती है और पैसेंजर उतर गए, और उतरने के बाद मान लीजिए वो पैदल चले गए 500 मीटर 600 मीटर या अपने अपने रास्ते से चले गए, ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी? क्योंकि अभी जो स्टॉपेज का मामला है, पहले शुरू में मैं पॉलिसी वाइज बात कर रहा हूँ, सरकार शुरू में ये लगातार कहती रही कि अगर एंड टू एंड डेस्टिनेशन हम ट्रेन चलाएंगे, यानी एक स्टेशन से ट्रेन चलेगी, दूसरे स्टेशन पर सीधे रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। लेकिन अब जो पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है उसके तमाम स्टॉपेज है। जैसे मैं एक ट्रेन का एग्जांपल दूं, इसमें जो तमाम 15 रूट्स हैं, 15 रूट में आना और जाना मिलाकर 30 ट्रेनें चलेंगी अभी रोजाना। जैसे हावड़ा टू दिल्ली ट्रेन का मैं एग्जांपल देता हूं। अगर हावड़ा से कोई ट्रेन चली दिल्ली के लिए, वो कहाँ कहाँ रुकेगी? आसनसोल जंक्शन रुकेगी, धनबाद जंक्शन रुकेगी, गया जंक्शन रुकेगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी जो पहले मुगलसराय जंक्शन था वहां रुकेगी, प्रयागराज जंक्शन रुकेगी, कानपुर सेंट्रल जंक्शन रुकेगी, फिर दिल्ली रुकेगी। यानी लगभग 6 और 2 8 जगह पर ट्रेन रुक के आएगी। इन 8 जगहों पे सरकार को तैयारी करनी पड़ेगी। तो जब ये तैयारी करनी थी, जब अभी आपने कल से ट्रेन चलाने की आपने योजना बना ली, तो इतने दिनों से जब लगातार ये बार बार ये कहा जा रहा था कि लॉकडाउन के दौरान जब शुरुआती दिनों में केसेस कम थे, अब तो केस लगातार ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कल तो मतलब ये जो गुजरा 24 घंटे हैं, इन 24 घंटे में तो अब तक का रिकॉर्ड टूट गया। इन 24 घंटों में भारत में रिकॉर्ड 4213 मामले सामने आए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। जब पहला लॉकडाउन लागू हुआ था तो उस वक्त में पूरे देश में 600 मामले भी नहीं थे। यानी 24 मार्च की रात तक अगर देखें हम, 25 मार्च से पहले तक, तो पूरे देश में 580-583 मामले थे। कल एक दिन में 4000 से ज्यादा मामले सामने आ गए। तो जब शुरू में आपने लॉकडाउन लागू किया, उस वक्त में जब लगातार ये बात कही जा रही थी कि जहां पर ज्यादा मामले हैं उनको आप उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए और वहां पर आप रोकने की कोशिश कीजिए। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू में ये कहा भी कि हम जो 21 दिन में का लॉकडाउन लागू कर रहे हैं, उन 21 दिन के लॉकडाउन में हम ये कोशिश करेंगे कि जो कोरोना साइकिल है वो साइकिल हम तोड़ दें। सरकार ने शुरुआत में लगातार आप देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद 3-4 बातें कही, 3-4 लक्ष्य या 3-4 अचीवमेंट्स की बात कही। पहला लक्ष्य ये रखा गया कि हम साइकिल तोड़ देंगे। साइकिल तोड़ने का मतलब यही था कि किसी भी नई जगह पर कोरोना का संक्रमण हम ना पहुंचने दें। इसी वजह से आपने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो कई जगहों पे सामने आने शुरू हुए। 21 दिन का लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद आपने लॉकडाउन फिर बढ़ाया। उसके बाद सरकार ने एक मेजर अचीवमेंट के तौर पर यह कहा कि जो डबल होने का रेट है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तीसरे लॉकडाउन के ऐलान से पहले और दूसरे लॉकडाउन के ऐलान के बाद, उसमें बार बार ये कहा गया कि शुरू में जो मामले डबल हो रहे थे वो 3-4 दिन में डबल हो रहे थे। अब जो डबल होने का रेट है वो 10 दिन है, 11 दिन है। लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर है उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले 600 नंबर डबल होने के लिए 600 केसेस की जरूरत पड़ रही थी। अब अगर डबल होना है तो 62,000, 67,000, 68,000 केस नए चाहिए।
तो आप ये देखिए कि पहले 3 दिन में 600 केस हो रहे थे, अभी 10 दिन में 65,000 70,000 केस सामने आ रहे हैं। एब्सोल्यूट नंबर में डबल होने का मामला जो है भले ही 10 दिन का हो, लेकिन रोजाना केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो जो डबल होने का रेट का आपका एक लक्ष्य था, वो लक्ष्य भी अभी टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि कंपाउंड अगर आप डबल होने का रेट देखेंगे जो 7 दिन का होता है, तो 1 मई के बाद से 8 अप्रैल से लेकर 1 मई तक वो नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा था। 1 मई के बाद फिर से वो ऊपर जाना शुरू हुआ जब से रिलैक्सेशन दी गई है अभी थर्ड लॉकडाउन के बाद। उसके बाद फिर से ये जो ग्राफ है ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। उसकी कई वजह हैं, जैसे आमतौर पे जब आप उन शहरों की पहचान करते हैं जो 10 बड़े शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं, लगभग 70% 69% कोरोना वायरस के केस देश के मात्र 10 शहरों में है। और वो शहर है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, सूरत है, चेन्नई है, पुणे है। इस तरह के जो बड़े शहर हैं वो ज्यादातर शहर ऐसे हैं जिनका एक्सपोजर दुनिया के साथ है, जो बड़ी आबादी वाले शहर हैं जहां पर ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहीं पर माइग्रेंट्स लेबर भी ज्यादा है। तो जब माइग्रेंट्स लेबर का पलायन शुरू हुआ या श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए मजदूर अपने अपने घर जब रवाना हुए जाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं शहरों से रवाना हुए। उसके बाद मजदूरों को कई जगहों पे आपराधिक तौर पर भी देखा गया। सवाल मजदूरों को आपराधिक तौर पर देखने का नहीं है, लेकिन इन शहरों से जब लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ कोरोना वायरस के करियर भी होंगे। वो अपने साथ वायरस कैरी करके ले जाएंगे किसी ऐसी जगह पे जहां पर कोरोना वायरस के केस पहले नहीं थे। तो सरकार का शुरू में क्या लक्ष्य था कि हम मजदूरों को उसी जगह पे हम सारी सुविधाएं देंगे और हम कोशिश करेंगे कि मजदूर ना जाए। उसके बाद क्या सरकार इस पॉलिसी से, इस नीति से डिग गई? क्या मजदूरों को वो सारी सुविधाएं बहाल करने में नाकाम रही? क्या उसके बाद सरकार ने फिर ट्रेन चलानी शुरू की? मजदूर का तो लगातार ये आरोप था। दुनिया भर के भारत में जितने इस तरह की स्टडीज हो रही थी, उन स्टडीज में लगातार ये सामने आ रहा था कि सरकार मजदूरों को फायदा पहुंचाने के जो जो दावे कर रही है वो फायदे मजदूरों तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्या सरकार ने उसको ठीक करने की कोशिश की? और अगर मजदूरों को उन जगहों पे भेजना ही था जिन जगहों पे पहले, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि वो करियर के तौर पर उन जगहों पे कोरोना वायरस के संक्रमण अभी सामने आ रहे हैं जहां पर वो गए हैं बड़े शहरों से, तो क्या उन शहरों पे तैयारी की गई? क्या वहां पर जो अभी सरकार कह रही है कि हम स्क्रीनिंग करेंगे और हम स्क्रीनिंग के जरिए छोटे शहरों को भी एम्पावर करेंगे, तो क्या शुरुआत में ऐसे शहरों में या फिर मजदूरों के पलायन की जो नीति थी, अब जो सरकार ने फैसला लिया उससे साफ नजर आ रहा है कि पहले की नीति को सरकार खुद झुठला रही है। तो जो जेटली साहब के जिस स्टेटमेंट से मैंने शुरू किया पॉलिसी पैरालिसिस का, क्या मोदी सरकार खुद उसी दौर से गुजर रही है? क्या जो सरकार के पास अपनी नीति को ठोस तरीके से लागू करने का अगले 10 दिनों की प्लानिंग का एक खाका होता है, क्या वो खाका खींचने में मोदी सरकार फिलहाल नाकाम हो रही है? सरकार ने उसके बाद जो तीसरा मैं क्लेम कर रहा हूं, सरकार लगातार ये क्लेम करती रही जिसमें उन जिलों की संख्या गिनाई गई कि देश में कितने ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना वायरस के एक भी केसेस नहीं है। हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने गिनाया, लव अग्रवाल जो हेल्थ सेक्रेटरी, एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी है, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे जिलों की संख्या गिनाते रहे। होम मिनिस्ट्री की तरफ से लगातार अचीवमेंट के तौर पर ऐसे जिलों की संख्या सामने आती रही। तो जब ऐसे जिलों की आप संख्या गिना रहे थे, उन जिलों की संख्या अभी अगर आप देखेंगे कि ये जो 3 जोन में बांटा गया तीसरे लॉकडाउन को लागू करने से पहले, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, इन 3 जोनों की जो संख्या है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से जारी कर रही है। अपने अपने हिसाब से राज्य सरकारें ये बता रही है कि कौन सा जिला ग्रीन से ऑरेंज में आया, कौन सा ऑरेंज से रेड में आया और कौन सा रेड से ऑरेंज में आया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 मई के बाद से अब तक 30 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक ये डेटा रिलीज नहीं किया है। सरकार ये नहीं बता रही पिछले 11 दिनों में कि अब कौन से जिले, जो पहले अचीवमेंट के तौर पर सरकार गिना रही थी कि इतने जिले कोरोना वायरस से फ्री हैं, अब सरकार नहीं गिना रही है। तो क्या उसकी वजह यह है कि आपने 1 तारीख से जो लोगों को, जो स्ट्रैंडेड लेबरर्स थे, उनको जो उन जिलों में जाने की आपने सुविधा बहाल की एक तरह से, और उसमें 85% सब्सिडी का एक तरह से बहुत आंकड़ों की बाजीगरी करते हुए आपने क्लेम करने के साथ इस बात की शुरुआत की।
और इस वजह से ऐसा हुआ है कि कई सारे, जैसे मैं बिहार का एग्जांपल दूं, बिहार में अभी 3-4 दिन पहले तक 5 ऐसे जिले थे जहां पर कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं था। आज की तारीख में 38 में से 37 जिलों में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। सिर्फ जमुई जिले में कोरोना वायरस नहीं पहुंचा है। इन सारे जिलों में जो कोरोना वायरस के केसेस आए हैं, वो केसेस दूसरे शहरों से जो लोग जा रहे हैं उनके जरिए आए हैं, और वो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो ऐसे रिमोट, जिसको रिमोट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जहां पर एक्सपोजर कम है, एक्सपोजर का मतलब कि बड़े शहरों से, चूंकि कोरोना वायरस आमतौर पर बाहर से आया हुआ वायरस है जो एक दूसरे से फैलता है। जब आपका एक्सपोजर बाहर से आने वाले लोगों के साथ मुलाकात का हो, तो ऐसे शहरों में जहां पर इस तरह का एक्सपोजर कम था, उन शहरों में जब बाहर से लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि केस बढ़ेंगे। तो सरकार ने क्या उसके बाद इसलिए डेटा जारी करना बंद कर दिया कि वो जो कोरोना फ्री डिस्ट्रिक्ट जिनको सरकार अचीवमेंट के तौर पर गिनाती थी, उनकी संख्या कम हो गई है। उसके बाद एक दिलचस्प जो व्हाट्सएप पे फैल रहा था, एक ग्राफ फैल रहा था, उस ग्राफ को कई सारे मिनिस्टर्स ने, कई सारे बीजेपी के नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करना शुरू किया। यह अप्रैल की बात है, अगर आपको याद हो। उस ग्राफ में ये बताया जा रहा था कि कैसे मोदी सरकार का लॉकडाउन का जो मॉडल है वो बहुत कारगर साबित हो रहा है, और कैसे ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण का ग्राफ है वो ऊपर बढ़ेगा और गिर के फिर नीचे आ जाएगा। और 16 मई तारीख में मुकर्रर कर दी गई थी कि 16 मई को देश में कोरोना संक्रमण का केस शून्य हो जाएगा। अब 16 मई अभी आने वाला है, 5 दिन बच गए हैं 16 मई को। अभी कोरोना वायरस के जो रोजाना के मामले हैं वो रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये जो ग्राफ था, जिसको बताया जा रहा था कि लॉकडाउन एक कामयाब मॉडल है मोदी सरकार का, क्या अब जो ये शून्य केस वाला जो लगातार क्लेम किया जा रहा था बीजेपी लीडर्स की तरफ से, क्या अब सरकार की तरफ से इसलिए चुप्पी है? अब सरकार लगातार दूसरे आंकड़ों की तरफ इशारा कर रही है। अब सरकार रोजाना जो कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं, जो हजारों केसेस सामने आ रहे हैं, 3000, 4000, 4500, इस तरह इतने बड़ी संख्या में जो केस सामने आ रहे हैं, अब उन संख्या की बजाय अब सरकार की तरफ से ये डेटा, इस डेटा पर एम्फेसिस दिया जा रहा है, इस डेटा पर जोर दिया जा रहा है कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं। तो सरकार जहां पर महीने भर पहले जोर दे रही थी, क्या उनका सरकार का जोर इसलिए शिफ्ट हो रहा है, बदल रहा है? सरकार अपना गोल पोस्ट बदल रही है? क्या सरकार की जो नीति थी, जो मैं शुरू से बात कर रहा हूं, क्या उन नीतियों में अब कोई जो शुरू से जिन नीतियों का जो लक्ष्य बनाया गया था, वो लक्ष्य हासिल करने में सरकार अभी कामयाब नहीं दिख रही है? इसलिए नए नए तरह के लक्ष्य, नई नई तरह के जो घोषणाएं हैं वो घोषणाएं की जा रही है। जैसे इंडिया स्पेंड जो एक वेबसाइट है, जो डेटा वेबसाइट है, उसका एक डेटा मैं आपको सुनाता हूं। जो अलग अलग राज्यों का जो जोन निर्धारित किया गया है, उन अलग अलग राज्यों के 53 जिलों का इंडिया स्पेंड ने अध्ययन किया। उन 53 जिलों में इंडिया स्पेंड ने यह पाया कि जो 30 अप्रैल से पहले तक इन 53 जिलों में 20 जिले ऐसे थे जहां पर कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं था। अब इन लगभग सारे जिलों में कोरोना वायरस के कोई ना कोई केस पहुंच गया है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। सारे राज्यों के सारे जिलों का एग्जांपल बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी, तो मैं 3-4 जिलों का एग्जांपल देता हूं। जैसे कर्नाटक में एक जिला है शिवमोगा। वो अभी जब सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब आखिरी बार सेंट्रली जब रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का जब डेटा रिलीज किया था, उस वक्त में शिवमोगा ग्रीन जोन में आता था। आज की तारीख में शिवमोगा रेड जोन में पहुंच गया है। त्रिपुरा का एक जिला है धलाई। त्रिपुरा में हाल तक एक भी केस नहीं था कोरोना वायरस का। धलाई जिला जाहिर सी बात है कि ग्रीन जोन में था। आज की तारीख में धलाई जिला, जो त्रिपुरा का जिला है, रेड जोन में है। उड़ीसा का जिला है गंजम। गंजम कुछ दिन पहले तक ग्रीन जोन में था, आज की तारीख में रेड जोन में है। इस तरह के कई सारे जिले हैं जो पहले ग्रीन जोन में थे या कोरोना फ्री डिस्ट्रिक्ट थे। अब उनमें से कई सारे जिले अब आ गए हैं वापस शिफ्ट होके, या नए जिले शामिल हुए हैं रेड जोन में। 30 अप्रैल को सरकार ने बताया था कि 319 ऐसे जिले हैं जहां पर या तो कोई केस नहीं है या ग्रीन जोन में है, 130 रेड जोन में है, 284 ऑरेंज जोन में है। अब 10 दिन हो गए हैं, सरकार ने कोई अभी तक डेटा उस तरह से रिलीज नहीं किया है। 8 मई को अलबत्ता नए सिरे से दूसरा डेटा रिलीज किया, जिसमें पहले सरकार ये कहती थी कि 14 दिन में कहाँ केस आया, 28 दिन में कहाँ केस आया। उसकी संख्या में अब लगातार आपको कमी दिख रही होगी।
अब जो सरकार 8 मई को सरकार ने जो कहा उसमें मात्र 42 जिले ऐसे थे जहां पर 28 दिनों में कोई केस नहीं आया था, 29 जिले ऐसे थे जहां 21 दिनों में कोई केस नहीं आया था, 36 जिले ऐसे थे जो जहां पर 14 दिनों में कोई केस नहीं आया था। पहले 14 दिनों में वाले जिलों की संख्या 80 से ज्यादा थी, यानी वो जिले अब घट रहे हैं। इसलिए सरकार का गोल पोस्ट भी धीरे धीरे अब आपको लगेगा कि चेंज हो रहा है। जैसे अभी अगर मैं आपको ये जब शुरू में जो इशारा कर रहा था कि क्या सरकार वाकई ये जो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि अब सरकार मान चुकी है कि कोरोना वायरस पे हम काबू नहीं पा पाएंगे। अब जो अभी जो रिलैक्सेशन का दौर शुरू हुआ है उसके बाद एक एक करके लगातार, चाहे वो इंडस्ट्री खोलने का मामला हो, चाहे वो लोगों की आवाजाही का मामला हो। अब जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप पुरी, उन्होंने भी ये कहा कि हम तो हवाई जहाज भी खोलने के लिए तैयार हैं। अब तो रेल तो चली रही है, हम जहाज भी सेवा शुरू कर, सरकार अगर कहे तो हम चालू कर देंगे, शुरू कर देंगे। यानी ये जो आवाजाही समेत तमाम चीजें जो लॉकडाउन के दौरान इन्हीं चीजों पे सख्ती के साथ मोदी सरकार ने कहा, मतलब एक जेस्चर दिया कि हम सख्त हैं। और उसमें यह भी कहा गया कि आप निकलने पर आपको ये इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। क्या अब जब लॉकडाउन के से पहले देश भर में 600 केस भी नहीं थे, आज की तारीख में लगभग अब 67-68 हजार केस हैं। क्या अब मोदी सरकार जो लॉकडाउन में रिलैक्सेशन का मामला है, तो जो सख्ती का मॉडल था उस सख्ती के मॉडल से खुद ही जो एक तरह का विचलन है उस विचलन वाले मोड में चली गई है? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अभी हाल के सरकार के रेल की चाहे गाइडलाइन देखिए, चाहे 2 गाइडलाइन की तरफ मैं आपका और इशारा करता हूं जिससे आपको लगेगा कि सरकार अब ये धीरे धीरे मानने लगी है कि कोरोना वायरस के साथ अब देश को जीना होगा। एक गाइडलाइन है आईसीएमआर की। आईसीएमआर की गाइडलाइन में ये अभी ताज़ा गाइडलाइन आज की तारीख में जो गाइडलाइन तैयार की गई है उस गाइडलाइन में अब सरकार ने डॉक्टरों को ये हिदायत देने की कोशिश सरकार कर रही है, आईसीएमआर कर रही है। आईसीएमआर ने डॉक्टरों को कहा कि अब कोरोना वायरस से जितनी मौत होगी, जितनी मौतें होंगी, ये आज से पहले तक नहीं था, उन मौतों में आप वजहों का भी उल्लेख करेंगे कि क्या जो मरीज हैं वो कोरोना वायरस के अलावा और किन बीमारियों से पीड़ित था। यानी क्या उसको कोई हार्ट की बीमारी थी, या उसको कोई जो अलग अलग फेफड़े की बीमारी थी, या कोई और बीमारी थी, ताकि उसको कैटेगराइज किया सके, अलग अलग कैटेगरी में निर्धारित किया जा सके। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार ऐसी मौतों की अलग अलग कैटेगरी तैयार करके ये बताने की कोशिश करे, और साइंटिफिकली भी हो सकता है कि उसको कोई रिसर्चर उस पर स्टडी करे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये अब जो अभी नई गाइडलाइन के साथ वो ट्रेन चलाने को लेकर, वो इंडस्ट्री चलाने खोलने को लेकर, और ये जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है जिसमें मौत के कारणों, मौत की वजहों का उल्लेख करने को कहा गया है, उससे साफ नजर आता है कि कोरोना वायरस से जो अभी सारी मौतें जो भी कोविड-19 से हो रही थी मौतें, और उसको गिना जा रहा था एक मद में, यानी कोरोना वायरस से होने वाली मौत, क्या उसको कैटेगराइज करके अलग अलग मदों में काउंट करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो एक्चुअल संख्या है कोरोना वायरस से वो कम दिखे? नंबर 1। नंबर 2, अब सरकार ने जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो होम क्वारंटीन है, होम आइसोलेशन है, उसको लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में यह कहा गया है कि आप 10 दिन तक कैसे आइसोलेशन में रहे, उस दौरान क्या क्या आप करें। पहले की अवधि 14 दिन की थी, जो होम आइसोलेशन और क्वारंटीन की अवधि थी वो अवधि 14 दिनों की थी, उसको सरकार ने कम करके 10 दिन कर दिया। तो क्या सरकार ये जो कम कर रही है अवधि, क्या उस अवधि को हम इस तरह से समझे, इस तरह से रिसीव करें कि सरकार जो पहले कई सारे राज्यों में 14 दिन के बजाय 28 दिन की क्वारंटीन का प्रावधान किया गया था, केरल उसमें से एक है। अब जो सरकार 28 के बजाय 14 की बजाय 10, ये तो 10 दिन का कर रही है, तो क्या सरकार ये मानने लगी है कि कोरोना वायरस से, चलिए अब माइल्ड भी अगर आगे हो गया पेशेंट, अगर पेशेंट के भीतर में लक्षण या उसकी जो बीमारी है, या उसकी जो अगर हम कहें कि जो सीवियर लक्षण होता है वो नहीं है, तो आप 10 दिन के बाद आप मान लेते हैं कि कोरोना वायरस से आप फ्री हो गए। तो क्या सरकार ये मानने लगी है कि कोरोना वायरस माइल्ड लक्षण के साथ अब लोग जीने को तैयार है और देश को जीने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? उसमें और भी एक दो बातें हैं। मसलन मैं एक और एग्जांपल दूं कि अभी जो पेशेंट को डिस्चार्ज करने का मामला है, उसमें जो आखिरी लक्षण है, उस लक्षण जो सीवियर लक्षण है, उसके 7 दिन बाद, और जब बुखार आपके खत्म हुए 3 दिन गुजर गए, तो आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। पहले ये 10 दिन की मोहलत दी जाती थी, 10 दिन से पहले डिस्चार्ज नहीं करता था हॉस्पिटल।
अब ये 7 दिन का उसको घटा के कर दिया गया। उसके बाद अभी जो कई सारी जगहों पे ये जो अब बातें हो रही कि पार्क खोल दें, और भी एक्टिविटी हम चालू कर दें, इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए ये साफ तौर पे लग रहा है कि जो सरकार का जो अभी का अगर हम अब तक का जो लक्ष्य था, चाहे वो रेलवे से जहाँ से मैंने बातचीत शुरू की, और लॉकडाउन जिसको सख्ती के साथ लागू करने की सरकार ने शुरुआत में कोशिश की थी, और तमाम डेटा चीख चीख के ये कह रहे हैं, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि 10 शहर जो बड़े हॉटस्पॉट हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं, ये डेटा आज से नहीं लगभग 1 महीने से ये साफ ये ट्रेंड को स्टैब्लिश कर रहा है। और सरकार लगातार ये क्लेम भी करती रही कि हम इन शहरों को हम काबू पा लेंगे, इन शहरों में हम व्यापक इंतजाम करेंगे और कई तरह की चीज़ें हम लागू करेंगे, इससे इन शहरों में हम कोरोना वायरस पे हम काबू पा लेंगे। वो नहीं हुआ। अब जो एक बड़ा सवाल है कि जो नए शहरों में जो रिमोट स्थित है, जो सुदूर के शहर हैं, जिनको डेवलपमेंट की इकाई में आप सुदूर के शहर कह सकते हैं, उन शहरों में अगर कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले ज़्यादा हुए तो क्या हमारी सरकार उसके लिए तैयार है? मैं एक डेटा देता हूँ, उस डेटा से आपको समझ में आएगा कि अभी जो तैयारी है सरकार की, वो तैयारी कितनी है और छोटे शहरों की तैयारी कितनी है, दोनों का आप कंपेयर कीजिएगा। आज की तारीख में जो आईसीयू बेड प्लस ऑक्सीजन बेड की जो भारत के पास कैपेसिटी है, जो कोरोना वायरस के बाद सरकार ने तैयार किया है, और टोटल जो कैपेसिटी है वो 1,35,000 बेड की है। उसमें से माना जा रहा है कि अभी टोटल नहीं, अब तक कितने हुए वो नहीं है, आज की तारीख में उनमें से लगभग 1.5% बेड ही ऑक्यूपाइड है। यानी देश में जितने कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं, जो कोविड-19 के मरीज हैं, उनमें से ज़्यादातर को आईसीयू में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तीसरा, जितने मरीज भारत में अब तक एडमिट हुए हैं शुरू से लेकर अब तक, उनमें से 1.1% को ही वेंटिलेटर की ज़रूरत महसूस हुई, उनको ही वेंटिलेटर डॉक्टर ने मुहैया कराया। 3.3% जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया, और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को अगर मिला दें तो लगभग 5% कंबाइंड ये डेटा बैठता है। ये एक तरफ का डेटा है। दूसरी तरफ का डेटा मैं आपको देता हूँ। दूसरी तरफ का डेटा ये है कि अगर मान लीजिए कि सीवियर हो जाए केस, जिसकी आशंका को अभी कोई खारिज नहीं कर रहा है, ये एक ट्रेंड सामने जरूर आ रहा है कि अभी जो ज़्यादातर केस हैं वो माइल्ड सिम्टम वाले हैं। आईसीएमआर की स्टडी भी कह रही है, अलग अलग सरकार की, स्वास्थ्य मंत्रालय की भी स्टडी यही कह रही है। लेकिन ऐसे शहरों में जहां पर ये मूलभूत सुविधाएं है ही नहीं, उन शहरों में अगर इस तरह का केस पहुंचता है तो सरकार क्या करेगी? जैसे मैं आपको एक डेटा देता हूं कि जहां पर ऐसे जिले जहां पर 100 से कम आइसोलेशन बेड्स की फैसिलिटी है हॉस्पिटल में, ऐसे जिलों की संख्या देश में 183 है। यानी 183 जिले ऐसे हैं जहां पर जो आइसोलेशन बेड्स हैं हॉस्पिटल में, उनकी संख्या 100 से भी कम है। और ऐसे जिलों में, उन 183 जिलों में कोरोना वायरस के केसेस 27 अप्रैल का डेटा है, ये डेटा थोड़ा पुराना है, लेकिन उससे इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई होगी। ऐसे 183 जिलों में कोरोना वायरस के केसेस 67 सामने आ चुके थे 27 अप्रैल को। जिन जिलों में आईसीयू बेड्स की संख्या 0 है, यानी अगर कोई सच में सीरियस तौर पे बीमार हो गया कोरोना वायरस के चलते, और लेकिन उनको अगर एडमिट कराने की जरूरत पड़ी और आईसीयू में एडमिट कराने की जरूरत पड़ी, तो देश के 147 ऐसे जिले हैं जहां पर आईसीयू बेड्स है ही नहीं, आईसीयू बेड्स की संख्या 0 है। और ऐसे जिलों में भी कोरोना वायरस के केस 27 अप्रैल तक 47 सामने आ चुके थे। ऐसे जिले जहां पर वेंटिलेटर बेड्स है ही नहीं, ऐसे जिलों की संख्या 123 है, वहां पर भी कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं। तो सरकार का जो शुरू में लक्ष्य था कि जिन शहरों में ज्यादा कोरोना वायरस के केस है हम उस पर ध्यान देंगे, उसकी बजाय अब जो नए जिलों में, नए शहरों में, नए इलाकों में कोरोना वायरस के केसेस पहुंच रहे हैं, उन जिलों का डेटा ये कह रहा है कि हमारे पास तो भाई वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास आईसीयू बेड्स नहीं है, हमारे पास 100 से कम आइसोलेशन बेड्स हैं। तो क्या ऐसे लोगों को फिर वही होगा, कैंपिंग में आप आइसोलेट करेंगे, ऐसे लोगों को फिर होम आइसोलेशन में रखेंगे। लेकिन सीरियस बीमार होने के बाद सरकार के पास फिलहाल कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा है। अब इसमें साफ लग रहा है कि ये जो ट्रेन चलाने की बात हो और रोड और फ्लाइट सुविधा बहाल करने का मामला हो, इन मामलों को अगर आप देखेंगे तो ये जाहिर होता है कि जो सरकार की पहले की
पॉलिसी पहले की दावेदारी थी उसके उलट अब कोशिश की जा रही है। 10 दिनों में ही जो मिडिल बर्थ का की व्यवस्था खत्म कर दी गई। अब सरकार लगातार ये इस बात पर क्लेम कर रही है कि रिकवरी रेट क्या है। जैसे अभी 31% मरीज ठीक हो जा रहे हैं, 31.31.14% मरीज, अगर 100 में कोरोना वायरस हो रहा है तो 31% अभी भारत का रिकवरी रेट है। पहले पिछले संडे तक, इस संडे से पिछले संडे तक ये रेट 26% था। रिकवरी रेट बढ़ा है और सरकार का सारा जोर अब रिकवरी रेट पे ही फिक्स हो गया है। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में अब लगता है कि मोदी सरकार मान चुकी है कि कंट्रोल नहीं होने वाला है। अब कोरोना वायरस के साथ लोगों को जीना होगा, चाहे तो हर्ड इम्यूनिटी विकसित करें, चाहे वो अब जिन शहरों में है उन शहरों में ही जैसे तैसे होम क्वारंटीन के जरिए, आइसोलेशन के जरिए अब वो अपनी जिंदगी जिए। हम ट्रेन चलाने वाले हैं, शुरू में 15 स्टेशनों के बीच ट्रेन चलाई जा रही है। इसके जरिए जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ लाइफ है, हम लाइफ को अब नॉर्मल करने जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी का जो प्रेशर है वो प्रेशर सरकार से फिलहाल लग नहीं रहा है कि वो हैंडल हो पा रहा है। जिसके बारे में शुरुआत में जब थर्ड लॉकडाउन बढ़ाया गया तो उस समय सरकार ने संकेत दिया था कि इकोनॉमिक प्रेशर को झेलने के लिए सरकार तैयार है। तो मैं बार बार वही संकेत कर रहा हूं कि सरकार जो पहले क्लेम कर रही थी उस क्लेम से अब पीछे मुड़ते हुए दिख रही है, यू टर्न लेते हुए दिख रही है। चाहे वो इकोनॉमिक प्रेशर झेलने का मामला हो, चाहे वो लॉकडाउन में सख्ती बरतने का मामला हो, चाहे वो ट्रेन चलाने, आवाजाही का, इंटरस्टेट आवाजाही का मामला हो, चाहे अभी 10 दिन पहले तक मिडिल बर्थ खाली रखने का मामला हो, ट्रेन के अंदर में जो डिस्टेंस मेंटेन करने का मामला हो, उन सब में यू टर्न ले लिया गया। चाहे वो जो कोरोना फ्री डिस्ट्रिक्ट के डेटा जारी करने का मामला हो, वो सब डेटा अब जारी नहीं किए जा रहे हैं। चाहे वो और भी जो हॉटस्पॉट है वहां पर जो संख्या बढ़ रही है उन पे काबू करने की जो सरकार की दावेदारी थी उसका मामला हो, चाहे कोरोना साइकिल को तोड़ने का मामला हो, ये सारे दावे, ये सारी ऐलान और ये सारे लक्ष्य, ये सारे टूट गए हैं, ये सारे दावे ध्वस्त हो चुके हैं। और अब देखेंगे आप कि आमतौर पे, जैसे मैं 3 एग्जाम्पल के बाद इस पूरी बातचीत को कंक्लूड कर दूंगा और एक एक लाइन का एग्जाम्पल है। साउथ कोरिया, उसने लॉकडाउन मॉडल को नहीं अपनाया, अपने तरीके से अपना मॉडल अपनाया, टेस्टिंग का मॉडल अपनाया और कोरोना वायरस को पर काफी हद तक काबू पाया। भारत ने लॉकडाउन का मॉडल अपनाया, लॉकडाउन का मॉडल चाइना ने भी अपनाया। चाइना ने लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस पे काबू पा लिया। भारत में लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस के केस पे काबू पाने के ग्राफ में कोई गिरावट नजर नहीं आ रही है। चाइना में जब वुहान प्रांत में और वुहान शहर में और हुबई प्रांत में लॉकडाउन खोला गया, उसके बाद से वो लॉकडाउन आज तक चालू है। उसके बाद जो अभी रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच सटा हुआ एक शहर है, वहां पर कोरोना वायरस के जैसे ही नए केस सामने आए उस शहर में लॉकडाउन कर दिया गया। चाइना अपने लॉकडाउन मॉडल को फेज वाइज, इलाके वाइज लागू कर रहा है और सख्ती से लागू कर रहा है, सफल हो रहा है। साउथ कोरिया लॉकडाउन मॉडल को लागू नहीं कर रहा है, सफल हो रहा है। भारत लॉकडाउन मॉडल को, चाइना वाले मॉडल को अपना रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर शिफ्ट करके साउथ कोरिया वाले मॉडल पे चला जा रहा है कि हम टेस्टिंग के जरिए ठीक कर लेंगे, हम अब इकोनॉमी खोल के ठीक कर लेंगे। अब साउथ कोरिया का और जर्मनी का एक लाइन में एग्जांपल देता हूं। इन दोनों मुल्कों में, जर्मनी में एक हद तक लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया था। दोनों जगहों पे अभी जो रिलैक्सेशन है, जो सामान्य जनजीवन है, उस जनजीवन में जैसे रिलैक्सेशन दिया गया, अभी इस हफ्ते कोरोना वायरस के केसेस फिर से ज्यादा सामने आने शुरू हुए और दोनों देशों ने फिर से जो रिलैक्सेशन में छूट दी गई थी उसको वापस ले लिया और नए तरह के रिलैक्सेशन फिर से लागू कर दिए। इन दोनों देशों में जो रिलैक्सेशन में छूट दिए गए थे, वो छूट तब दिए गए थे जब मामला डिप कर रहा था। भारत में छूट तब दिया जा रहा है जब मामला पीक पर है। एक दिन में सबसे ज्यादा मामले का रिकॉर्ड अब बन रहा है। तो भारत में जब मामला नीचे था तब लॉकडाउन लागू किया गया, अब जब मामला पीक पर है तो लॉकडाउन हटाया जा रहा है। तो सरकार की पॉलिसी, जिसको मैंने बातचीत अपनी शुरू की मरहूम अरुण जेटली के स्टेटमेंट से, जिसको उस समय में बीजेपी का फेवरेट शब्द हुआ करता था, पॉलिसी पैरालिसिस, और यूपीए 2 गवर्नमेंट को घेरने के लिए इस शब्द का उस वक्त में 1 साल तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। क्या वाकई मोदी सरकार उसी फेज से गुजर रही है?
तो दोस्तों ये थी पूरी बातचीत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा और एशियाविल हिंदी के तमाम प्लेटफॉर्म्स को, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आखिर में एक बात कि लॉकडाउन के दौरान आप क्या कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ वीडियो इसी तरह बातचीत के फॉर्म में बना के 1 मिनट का हमें भेजिए, हम उसको एशियाविल पे जगह देंगे। मैं एक व्हाट्सएप नंबर बताने जा रहा हूँ, उसी नंबर पे आपको वीडियो फॉरवर्ड करना है। नंबर है 9003074655। तो ये थी आज की पूरी बातचीत। नमस्कार।